चलिए भाई, तो टॉपिक हमारा आज का जैसा मैंने आपको बताया, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण बच्चे हमारा रहने वाला है। और इस फोटोसिंथेसिस वाली जो यूनिट आप सभी को दिखाई दे रही है बच्चे, ये प्लांट फिजियोलॉजी यानी पादप कार्यिकी जिसको हमारे द्वारा कहा जाएगा सर, उसका एक टॉपिक होता है। और आई थिंक प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दो ऐसे टॉपिक होते हैं जो 50% हिस्सा बनाते हैं। बाकी के जो भी 10-12 टॉपिक और होते हैं वो सारे बाकी का 50% हिस्सा बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा बच्चे। ठीक है, तो बात करें तो बच्चे मैंने मैंने कहा फोटोसिंथेसिस यानी कि सर प्रकाश संश्लेषण जिसको हम कहेंगे। फोटो मतलब मैंने बताया आपको, जो बच्चों वाले लेवल की बात है कि सर फोटो का मतलब होता है लाइट यानी प्रकाश होता है सर। सिंथेसिस का मतलब उस प्रकाश की सहायता से किसी नई चीज का निर्माण करना, कोई नई चीज को बनाना। एक्चुअली में क्या होता है, फोटो मतलब लाइट की सहायता से हम लोग किस चीज का निर्माण करते हैं बच्चे, इसमें हम एक नए केमिकल का निर्माण करते हैं, एक नए रसायन का निर्माण करते हैं और इसी केमिकल को फिर खाया जाता है। मतलब प्लांट्स जो है बच्चे, पौधे, उनको अपना भोजन बनाना होता है। और भोजन किस रूप में होता है, एक केमिकल के रूप में होता है। तो जिस केमिकल को खाते हैं वो किससे बनता है, लाइट की सहायता से बनता है। और ये लाइट की सहायता से, प्रकाश की सहायता से जो भोजन के रूप में केमिकल बनाना होता है प्लांट्स को, इसी पूरी प्रोसेस को कहते हैं बच्चे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस बच्चे वह प्रोसेस है जिसमें एक तो हरे पौधे ग्रीन प्लांट्स, और एक बच्चे एल्गी, और एक बच्चे जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं सारे नहीं होते, वो लाइट एनर्जी का यूज करके केमिकल एनर्जी यानी कि मेरे भाई ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। समझ में आ गई बात आप सभी को? ओके सर। तो फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी प्रकाश को एक केमिकल बनाने के लिए यूज करना, फोटोसिंथेसिस होता है। दैट्स इट मेरे भाई। अगर मैं कहूं कि सर फोटोसिंथेसिस क्या है, तो भाई फोटोसिंथेसिस तो ये है ये जिसने पढ़ लिया बात खत्म, टॉपिक खत्म हो गया। सर ये क्या मतलब है? रुकिए, इस बात को समझने के लिए आपको कई घंटे लगेंगे। टॉपिक तो यही है, फोटोसिंथेसिस तो यही है, लेकिन इस बात को डिटेल में समझने के लिए कई घंटे लगेंगे। इसमें लिखा हुआ है 6CO2 प्लस 6H2O लाइट की सहायता से 36H12O6 ये केमिकल बन गया और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, बात खत्म। भाई बात तो यही है फोटोसिंथेसिस। एक छोटे बच्चे को सिखाने के लिए इतना ही बताया जाता है, लेकिन आप ना तो छोटे बच्चे हो, ना आपको सीखना है, आपको तो समझना है हर चीज को इन डिटेल, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझना है। तो इस बात को आगे समझेंगे। समझने से पहले आपको किन किन चीजों की समझ की आवश्यकता पड़ेगी, आपको पहले से कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए बच्चे, वो बात आपको मैं पहले बताऊंगा, तब आप लोग आगे समझेंगे। पहले मैं आपको वो बात बताऊंगा जिसका आपको ज्ञान होना चाहिए फोटोसिंथेसिस यानी इस रिएक्शन को समझने के लिए। एक एक जो चीज लिखी हुई है ना, हर एक टर्म्स के पीछे बहुत बड़ी बड़ी प्रोसेस, बहुत बड़ी बड़ी प्रक्रियाएं लागू हैं। शुरुआत किया जाए एक एक चीजों से। पहले आपका आधार तैयार कर दूं, ठीक है सर? देखो भाई, फोटोसिंथेसिस या आपने कहा सर लाइट एनर्जी से हम लोग जो केमिकल बनाते हैं, उसको बनाने के लिए सबसे पहली चीज एक तो CO2 का उपयोग हो रहा है। भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये रिएक्शन देखो, यहाँ पे CO2 है। CO2 से क्या मिलेगा? CO2 से कार्बन मिलेगा। एग्जाम में पूछेगा कि भाई फोटोसिंथेसिस में जो तुम ग्लूकोज बनाओगे, बनाया है ना, ये रहा ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस में जो तुम ग्लूकोज बनाओगे, उस ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन है, उस कार्बन का सोर्स क्या है, कार्बन का स्रोत क्या है? बोलोगे सर CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन का सोर्स है। देखो बात तो छोटी सी है, फंस जाते लेकिन बच्चे। फिर बोलेगे भाई बताओ इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है? आप कहोगे सर फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, ये तो सर केमिस्ट्री का टॉपिक है। आएगा, जब तक इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा तब तक मेरे भाई एनर्जी नहीं बनती है। बिना एनर्जी के कैसे भोजन बनेगा? एनर्जी तो बनती है मेरे भाई। कहोगे सर कहाँ पहुंच गए, आप तो कह रहे थे फोटोसिंथेसिस मतलब सर भोजन बनाना है, आप एनर्जी वाले टॉपिक में कहाँ चले गए सर? मेरे भाई वो भी बनेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो आपका फिनोमिनन है ना, इसी के साथ में रेस्पिरेशन की घटना भी जुड़ी हुई है। उनको भी बीच में लाया जाएगा, चिंता मत करिए, सारी चीज़ें आएंगी इसमें शामिल होंगी।
अभी जो स्टेप ये लगे कि ये स्टेप कहाँ से आ गया तो उसको आगे के लिए छोड़ दो, डिटेल में पढ़ना है। जब इलेक्ट्रॉन देखो, फोटोसिंथेसिस जब पढ़ोगे तो इसमें से कुछ प्रोसेस ऐसी आएंगी बच्चे, कुछ प्रक्रियाएं ऐसी आएंगी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है? वो इलेक्ट्रॉन मिलता है हमें H2O से। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा बच्चे? H2O से मिलेगा। ठीक है सर। एनर्जी का सोर्स क्या है फोटोसिंथेसिस में? वो हमें लाइट से मिलती है। अच्छा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, यही हमारा उद्देश्य है। ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट होता है, मतलब प्रक्रिया जो चलती है तो इस प्रक्रिया के चलने से एक नई चीज बनती है, एक प्रोडक्ट बनता है, वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है बच्चे? बाई प्रोडक्ट है। ओके सर, ये बाई प्रोडक्ट H2O से निकल के आया है कि CO2 से? बता सकते हो? बताओ, तुम्हारे लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ भाई। CO2 H2O की रिएक्शन हुई तभी तो आपका ऑक्सीजन बना है, तो ये ऑक्सीजन ये CO2 वाला है कि H2O वाला है? बताओ, इसका जवाब मिलेगा आपको, ये पूरी प्रोसेस पढ़ोगे तब मिलेगा। अब देखो उलझ गए होंगे आधे बच्चे, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन है। अब तुम अगर ये सोच रहे हो सर यहाँ तो अकेला O है, यहाँ पे दो है तो यहीं से आया होगा, अगर तुम ऐसा सोच लो गलत हो तुम। ये तो रीज़न नहीं किसी भी चीज़ का। तो ऐसी चीज़ें सीखने के लिए अब आपको शुरू करना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, अभी मैं फोटोसिंथेसिस आपको शुरू नहीं किया, फिनोमिनन फोटोसिंथेसिस तुम्हें समझ में आ जाए उसके लिए मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ कि तुम्हें पहले सारी बात बता दूँ कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है, क्या क्या केमिकल लिए जाते हैं, कौन कौन सा केमिकल नया बनता है, कितनी सारी रिएक्शन चलती हैं, सारी बातें पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी मैंने बताया कि भाई कौन सा केमिकल से हमें क्या मिलता है इस प्रोसेस में। अब एक बार बता देता हूँ मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए साइट कौन सी है। सेल के अंदर, कोशिका के अंदर ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, विद डायग्राम आपको मैं एक बार ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बार बार फिर ये नाम आएंगे ना फोटोसिंथेसिस पढ़ते टाइम, फिर आप लोग कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो मेरे भाई, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण किस जगह पे होता है। अब बात हो रही बच्चे उसकी। देखो यार, एक सिंपल से शब्दों में एक बात आपके सामने लिख दी गई है कि भाई देखो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसने साफ बोल दिया, बोला क्लोरोप्लास्ट क्या है। तो भाई तुमने पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, कोशिकीय संगठन आपने पढ़ा होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ा था। नहीं भी पढ़ा रहा तो मैं भी डायग्राम से बताता हूँ, वहां आपने थ्योरेटिकली पढ़ा होगा। मैंने कहा था उस टाइम पे कि आपको डायग्रामेटिकली मैं आपको बताऊंगा जब आवश्यकता पड़ेगी। ये लो भाई, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है मेरे भाई? 7 चीजें याद रखनी, 7 जो पार्ट हैं वो आपने याद रखने हैं। पहला पार्ट है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, पहला पार्ट है आउटर मेम्ब्रेन, ये सबसे बाहर वाले जो मेम्ब्रेन है। उसके बाद है बच्चे इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक परत। बाहर वाली परत के नीचे होती है, अंदर की तरफ एक और लेयर होती है। फिर बच्चे आपका ये देखो, ऐसे कॉइन, एक कॉइन ये, एक कॉइन इसके नीचे, 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 एक कॉइन इसके नीचे। ये कॉइन के ऊपर कॉइन रखे हुए हैं, ये प्रत्येक कॉइन को हम बोलते हैं थैलेकॉइड। प्रत्येक कॉइन जो सिक्के जैसी संरचना है, प्रत्येक को थैलेकॉइड, सबको मिला करके सारे सिक्कों का जो बंडल बन गया, इसको बोलते हैं ग्रेना या ग्रेनम। इसको ग्रेनम बोलते हैं। ग्रेनम के अलावा जितना भी ये बाकी खाली जगह है, यानी जिस भी जगह के अंदर ये है ना, उस जगह को बोलते हैं स्ट्रोमा। अंदर की जो जितनी जगह खाली जिसके अंदर ये ग्रेना है, ये खाली जगह को स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा। अब ये जो आपका थैलेकॉइड है ना बच्चे, ये जो आपका थैलेकॉइड है, जस्ट अ सेकंड, ये जो आपका थैलेकॉइड है प्यारे बच्चों, तो थैलेकॉइड के अंदर, थैलेकॉइड जो है ना, एक तो ग्रेना के अंदर है, एक थैलेकॉइड होता है यहाँ पे स्ट्रोमा में, यहाँ पे स्ट्रोमा में भी होते हैं। इनको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिला कहा जाता है बच्चे, या स्ट्रोमल थैलेकॉइड बोला जाता है। फिर बच्चे दोनों मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ी खाली जगह होती है, उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये है भाई तुम्हारा पूरा क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट पढ़ोगे,
बार बार मैं क्लोरोप्लास्ट शब्द का यूज करूंगा आगे आपको फोटोसिंथेसिस जब मैं समझाऊंगा, फोटोसिंथेसिस जब भी मैं समझाऊंगा बच्चे आपको, तो बार बार मेरे द्वारा एक शब्द का यूज किया जाएगा। किसका यूज है? कभी स्ट्रोमा बोल लूंगा, कभी आपको मैं ग्रेना बोल लूंगा, कभी थैलेकोइड बोल लूंगा, कभी क्लोरोप्लास्ट। अब तुम्हें इमेजिनेशन करना है कि सर ने ये बोला है तो कहाँ पे था ये। ठीक है, चलिए। स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट की संरचना, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रोमा होता है, एक आपके थैलेकोइड मेम्ब्रेन होती है जिससे ग्रेना बनते हैं। अब जो फोटोसिंथेसिस की घटना है ना बच्चे, प्रकाश संश्लेषण की जो घटना है, इसमें बच्चे दो प्रकार की क्या होती हैं, इसमें दो प्रकार की प्रोसेस होती हैं, दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। आप कहोगे सर दो प्रकार की घटनाएं, हाउ इज इट पॉसिबल? यस, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में होती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। मतलब अगर मैं कहूं तो इतना समझ के चलो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया दो हिस्सों में बटी हुई है, दो प्रक्रियाओं में, दो रिएक्शन में, दो प्रोसेस में बटी हुई है। एक बच्चे लाइट रिएक्शन और एक बच्चे आपकी डार्क रिएक्शन। ठीक है, दो प्रोसेस में बटी हुई है। बता सकते हो लाइट रिएक्शन नाम क्यों रखा गया? चलिए भाई, तो मैंने कहा, अभी आपसे पूछा कि लाइट क्यों रखा गया। देखो ना, इसके पीछे का रीजन क्या है? पीछे का रीजन क्या है बच्चे? पीछे का रीजन सिर्फ इतना सा है आपका कि भाई लाइट रिएक्शन जो होगी ना, लाइट रिएक्शन जो होगी उसमें लाइट की आवश्यकता है, लाइट की प्रेजेंस में होगी। डार्क रिएक्शन जो होगी उसमें लाइट की आवश्यकता नहीं है, लाइट जब नहीं होगी तब भी ये चलेगी। मतलब फोटोसिंथेसिस दो हिस्सों में होता है, दो भागों में काम करता है। ठीक है, पहला भाग है आपका लाइट रिएक्शन, दूसरा आपका डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब जो लाइट की प्रेजेंस में होता है, डार्क मतलब जो बिना लाइट के होता है। ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में होता है, स्ट्रोमा में होता है। दो बात याद रखना, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स आप सभी के सामने बताए जा रहे हैं ना, क्वेश्चन इन्हीं से डायरेक्टली बनेगा। अच्छा, पहला आपने क्या पढ़ा? जस्ट सेकंड बच्चे, पहला आपने क्या पढ़ा? पहली बात आपने पढ़ी, फोटोसिंथेसिस क्या है, मेन रिएक्शन क्या है, रिएक्शन में किस केमिकल से क्या प्राप्त होता है, कहाँ होता है, फिर वो पढ़ा आपने। अब एक चीज है पिगमेंट, यानी फोटोसिंथेसिस की घटना जो होती है उसके लिए हमें कुछ पिगमेंट की आवश्यकता होती है। पिगमेंट मतलब एक प्रकार से, वैसे तो पिगमेंट हम रंग शब्द के लिए यूज करते हैं। पिगमेंट जो है वैसे तो हम लोग रंग शब्द बोलते हैं उसके लिए। तो ये कुछ रंग देने वाले केमिकल होते हैं जो प्लांट को रंग प्रदान करते हैं मेनली। तो वो पिगमेंट भी चाहिए होते हैं। फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमें कुछ पिगमेंट की भी आवश्यकता होती है जो कि प्लांट के पास होते हैं। सबसे मेन पिगमेंट होता है बच्चे क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्लोरोफिल ए ये प्राइमरी पिगमेंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर है बच्चे क्लोरोफिल बी। ठीक है, ये एसेसरी पिगमेंट है, मतलब सहायता करता है क्लोरोफिल ए की। एक होता है बच्चे कैरोटिनॉइड्स, ये आपका प्रोटेक्शन करता है और लाइट का एब्जॉर्ब करता है। मतलब कुल मिलाकर के एक तो प्लांट की प्रोटेक्शन करता है, दूसरा लाइट एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है? सर ये क्लोरोफिल बी भी तो लाइट एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल ए भी तो लाइट लेता है, लेते सारे लाइट हैं, मेन होता है क्लोरोफिल ए, ये दोनों इसकी सहायता करते हैं, ऐसा मान लेना।
ठीक है, ये मेन लिख दिया मैंने। ये सारे पिगमेंट को मिला दिया जाए तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो तीनों पिगमेंट का मेन काम तो लाइट को एब्जॉर्ब करना ही होता है, प्रकाश को लेना ही होता है। तो जो प्रकाश को लेते हैं ना, तो इनको हमने एक नाम दे रखा है। क्या नाम दे रखा है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तीनों तीनों मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं LHC या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तीनों मिलके बच्चे एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम का नाम होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गई बात आप सभी को? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बच्चे इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है भाई। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको कहा जाता है। चलिए सर, अभी मेन काम हमारा देखो, मैंने कहा पिगमेंट हैं, पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। 3 प्रकार के मेन पिगमेंट होते हैं। अब तीनों से मिलकर के एक सिस्टम बन जाता है, उसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अभी आपको पढ़ना है इसी को। पहले इसी को थोड़ा सा अच्छा करके आपको बताऊंगा ताकि बातें आपको याद रहें, भूले ना एग्जाम के अंदर अगर कभी ऐसी आवश्यकता भी पड़े आपको तो। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स समझो भाई क्या है। भाई लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी LHC जो है वो एक पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो पूरा सिस्टम बना हुआ है उसमें 2 चीजें हैं। एक तो उसमें पिगमेंट हैं, अभी मैंने नाम बताए थे, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड, और साथ में अटैच है उनमें प्रोटीन, साथ में अटैच है प्रोटीन। इनसे मिलके बनता है बच्चे आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। करता क्या है? ये आपका फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, एब्जॉर्ब करता है। कौन कौन से पिगमेंट होते हैं अभी बताए थे मैंने, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड। तो ये प्राइमरी होता है, ये एसेसरी मतलब सहायता करता है, ये भी सहायता करता है और साथ में प्रोटेक्शन भी देता है। ये पिगमेंट प्रोटीन के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब तीनों पिगमेंट जो है ना वो एक सही सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। सही सीक्वेंस में अरेंज होने के लिए उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो फिर ये बनता है आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके सर, कहाँ होता है ये पिगमेंटों से और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बनके जो मिलता है ये आपका थैलेकोइड मेम्ब्रेन में होता है। आप कहोगे सर थैलेकोइड मेम्ब्रेन में क्यों होता है? क्योंकि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है बताओ? लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? लाइट रिएक्शन मैंने कहा था थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे होती है, मतलब जो लाइट की प्रेजेंस में होती है तो वहीं पर होगा, उसी के अंदर ये धसा हुआ होता है, एम्बीड होता है। ठीक है सर, ठीक है, याद रखना। अब ये जो आपका LHC मैंने कहा, LHC जो मैंने कहा, देखो आपकी जो थैलेकोइड मेम्ब्रेन होगी ना, ये मान लो मेम्ब्रेन है ऐसे, तो मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे लगे होते हैं आपके PS2, PS1, ये फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। अब ये देखो, ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे जो भी एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस की घटना होगी ना, एक्चुअल में जो प्रकाश संश्लेषण की घटना होगी ना बच्चे, वो एक तो ये है PS2 और एक ये है PS1, यहां होनी है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस PS2 और PS1 ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं, यहां पर होनी है। यहां पर होनी है तो इनको लाइट चाहिए। लाइट कहां से आएगी? लाइट ये डायरेक्टली नहीं ले सकते। इन तक लाइट पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहां जुड़ा होगा? इन्हीं के साथ में जुड़ा होगा। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बच्चे आपका इन्हीं के साथ में जुड़ा होगा। ठीक है, कौन सा? अभी ऊपर बताया था मैंने, ये तीनों पिगमेंट से मिलकर के, तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में इनके साथ जुड़ा होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लाइट को लेता है और इनको दे देता है, क्योंकि मेन काम तो इन्हीं को करना है। क्या करना है वो समझोगे आगे। तो बच्चे फोटो सिस्टम 2 जो है ना, इसके साथ LHC2 जुड़ा होता है। फोटो सिस्टम 1 के साथ में LHC1, है ना।
मतलब इसके साथ में जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है LHC1 होता है और इसके साथ में LHC2 होता है। ये LHC1 और 2 यही लाइट को कैप्चर करके PS1 और PS2 को देते हैं। एक्चुअल काम तो इन्हीं को करना है। अब एक्चुअल काम है क्या? रुको थोड़ी देर इंतजार करो, अभी उसी के ऊपर आने वाले हैं हम लोग। आ जाओ भाई, उसी के ऊपर आ जाओ जरा अभी। देखो भाई, अब ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ना, इसकी देखो स्ट्रक्चर, इसकी देखो संरचना। मैं आपको बता दूं, अभी फोटोसिंथेसिस की जो एक्चुअल प्रोसेस है ना, उसमें क्या होता है वो हमने अभी शुरू नहीं करी है। अभी हम देख रहे हैं कि हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझने के लिए किन किन ऑर्गेनेल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो LHC है ना, इसकी स्ट्रक्चर देखो, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये बच्चे एक एंटीना जैसा सिस्टम होता है, एंटीना जैसे होता है ना, उसकी तरह से अरेंज होता है। इसमें क्या क्या होता है? एक तो पिगमेंट होते हैं, मैंने पीछे बताए थे, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड्स। काम क्या करते हैं? क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर में भी होता है, लाइट एब्जॉर्ब रेंज बढ़ाता है ये आपका फोटो प्रोटेक्शन और एक्स्ट्रा लाइट एब्जॉर्प्शन। मतलब वही हुआ जो समझा था मैंने कि क्लोरोफिल ए जो है ना, ये तो मेन है, रिएक्शन का सेंटर में होता है। क्लोरोफिल बी क्या करता है? देखो, अगर मान लो ये क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड नहीं होते, सिर्फ क्लोरोफिल ए होता, तो क्लोरोफिल ए को भी एब्जॉर्ब तो लाइट ही करनी है, लेकिन उसकी जो लाइट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी वो कम हो जाती, क्योंकि ये भी तो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो रेंज बढ़ाना कि और ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब की जाए, इसलिए क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड होते हैं, पहली बात। दूसरा, फोटो यानी आवश्यकता से ज़्यादा प्रकाश आ जाए तो उससे प्रोटेक्शन करने का काम कौन करते हैं? कैरोटिनॉइड। प्लांट अब दोपहर के समय पे लाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो प्लांट को कौन बचाएगा? कैरोटिनॉइड बचाते हैं बच्चे, ध्यान रखना, ठीक है। तो लाइट को एब्जॉर्ब भी करवाते हैं जहाँ पे आवश्यकता पड़ती है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे बचाने का काम भी कैरोटिनॉइड्स करवाते हैं, दोनों ही काम होते हैं। और दूसरा क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो जो पिगमेंट है ना, तीनों के तीनों, इनको सही दिशा में ओरिएंटेशन, मतलब सही दिशा में उनको होल्ड करके रखने के लिए आवश्यक होता है बच्चे, जिससे एनर्जी का ट्रांसफर बहुत एफिशिएंटली हो जाता है। ये काम होता है भाई इनका, ठीक है, ये काम होता है बच्चे इनका। तो दो चीजें मैंने बताई आपको, ये दोनों चीजें इसमें होती हैं। ये वर्किंग कैसे करता है, इस बात पे आ जाओ। वर्किंग मैकेनिज्म, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कैसे वर्किंग करता है? तो बच्चे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये क्या करता है? ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। जब लाइट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे गिरती है ना, तो जो पिगमेंट है उसमें, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड, ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। अलग अलग पिगमेंट जो है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए है ना, वो ब्लू और रेड लाइट को भी, वाइट लाइट पड़ती है प्लांट पे वाइट लाइट पड़ती है, तो उसमें 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर की लाइट होती है। ये उसमें से ब्लू और रेड को पकड़ता है। क्लोरोफिल बी आपका ब्लू लाइट को पकड़ता है, कैरोटिनॉइड आपका ब्लू ग्रीन लाइट को पकड़ता है, याद रखना, ठीक है। तो अलग अलग पिगमेंट अलग अलग प्रकार की लाइट को पकड़ते हैं। उसके बाद फिर एक घटना होती है जिसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफर, या फिर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। समझना बच्चे, ऐसी चीज़ें पेपर में आ जाती हैं, एक बार सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये क्या आ गया, ऐसा लगता है एक बार सुनने में, लेकिन बहुत आसान चीज़ है। लाइट को कैप्चर कर लिया गया, किसके द्वारा? पिगमेंट्स के द्वारा लाइट को कैप्चर कर लिया गया। फिर अब जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया है ना, वो एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट में ट्रांसफर होती है। भाई मान लो क्लोरोफिल बी ने लिया था, तो वो भी ए को ट्रांसफर करेगा। ऐसे बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यहाँ पर देखो, नॉर्मली क्या होता है ना, कि हम अक्सर कुछ प्रोसेस पढ़ते हैं हमारी, जैसे ये फोटोसिंथेसिस है या रेस्पिरेशन है या और भी कोई प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि कई बार एनर्जी का ट्रांसफर जब होता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी होता है। मोस्टली केस में ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बिना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट को केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इसी घटना को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी हमेशा जो हाई एनर्जी वाला पिगमेंट है ना, उससे लो एनर्जी वाले पिगमेंट की ओर जाती है। मतलब जिस पिगमेंट के पास एनर्जी ज़्यादा है, उससे फिर कम एनर्जी वाले पिगमेंट की तरफ दौड़ती है। ये एक तरीका होता है बच्चे, याद रखना,
ठीक है, ओके सर। फिर ये एनर्जी जो है एक पिगमेंट से दूसरे पे होते होते और कहाँ तक पहुँचती है, रिएक्शन सेंटर तक पहुँचती है। रिएक्शन सेंटर मैंने क्या बताया था, PS1 PS2 बताए थे ना, जहाँ पे सब कुछ काम होगा। अंत में सारी एनर्जी पहुँचती कहाँ पे, PS2 पे और PS1 पे। PS2 जो है ना, उसकी जो है ना बच्चे कैपेसिटी, कितनी वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब करने की होती है, मैक्सिमम 680 वेवलेंथ, 680 इतनी वेवलेंथ की लाइट मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है। और जो PS1 है ये 700, इसकी 700 वेवलेंथ वाली जो एनर्जी है वो ले सकता है। यहाँ पर फिर बच्चे क्या होता है, एक्चुअल में फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, मतलब प्रकाश की सहायता से जो केमिकल बनने हैं वो यहाँ पर रिएक्शन सेंटर में ही बच्चे आपकी प्रोसेस होगी। ये क्या करता है रिएक्शन सेंटर, ये एक्चुअल में जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है। कैसे, ये एक्चुअल एनर्जी कन्वर्ट कैसे करता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन निकालता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है। और देखो सीधी सी बात है भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है एक्साइट हो गए, इलेक्ट्रॉन निकल के और एक सीक्वेंस है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसको समझाऊंगा आपको मैं। इलेक्ट्रॉन निकल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है, उस चेन में इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। इलेक्ट्रॉन के दौड़ने के बाद में फायदा क्या होता है, दो चीजें बनती हैं, एक एटीपी बनती है और एक NADPH बनता है। कहोगे सर ये तो एटीपी मतलब एनर्जी बन गई और NADPH बन गए। NADPH बनने से क्या होगा सर, NADPH बनने का फायदा ये होगा कि आगे चल के ये ग्लूकोज के बनने में सहायता करता है, और यही तो बनाना होता है हमें, यही तो बनाना होता है मेरे भाई। ठीक है, भारती करें सर, P फॉर पिगमेंट, कौन सा P बच्चे, ये वाला P की बात करो तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, फोटो सिस्टम होता है ये, P से फोटो, ऐसे सिस्टम, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। ठीक है, ऐसे है आपका। चलिए सर, अब एक लास्ट बात है जो क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने लास्ट में लिखा हुआ आपको। ठीक है, और अगर जो अगले P की बात करो तो वो तो सिंबल है, P का मतलब पिगमेंट नहीं है यहाँ पे, ये तो वेवलेंथ की रेंज है। अब जो LHC है ना, मैंने कहा था बच्चे आपको कि एंटीना सिस्टम क्यों कहते हैं, मैंने कहा था एंटीना जैसी संरचना होती है इसकी, तो बच्चे इसको एंटीना सिस्टम क्यों कहते हैं, ये लार्ज एरिया से लाइट को कलेक्ट करता है, एनर्जी को इकट्ठी करके और रिएक्शन सेंटर तक भेजता है, बिल्कुल एंटीना की तरह, जैसे सिग्नल कैप्चर करता है, जैसे एंटीना सिग्नल कैप्चर करता है ना, वैसे ही ये लाइट को कैप्चर करके रिएक्शन सेंटर तक भेजता है। ठीक है बच्चे, रिएक्शन सेंटर तक भेजता है, तो ये भी एंटीना के जैसा काम करता है, इसलिए इसको एंटीना सिस्टम कहते हैं। ये पेपर में आ चुका, बहुत बार आ चुका है, आप समझोगे भी नहीं। अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो, ये फोटो सिस्टम पे आऊंगा अभी मैं, ये जो PS1 और PS2 ना, इस पे भी आऊंगा मैं। ठीक है, पहले इस पे देख लो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करें तो ये जो आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है बच्चे, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो। सबसे पहली चीज, एफिशिएंसी बढ़ाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए होता तो कम लाइट एब्जॉर्ब होती, और जो LHC होने से, यानी पूरा हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होने से क्या होता है, अब बहुत ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर पाते हैं। पहली बात तो एफिशिएंसी बढ़ती है। दूसरा, फोटो प्रोटेक्शन। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कैरोटिनॉइड भी है, तो आवश्यकता से ज़्यादा लाइट आ जाए, एक्सेस लाइट आ जाए तो हार्मफुल हो सकती है, तो उससे क्या होता है, कैरोटिनॉइड क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को डिसिपेट कर देता, घिसा देता है, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनने से बचाते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या होते हैं बच्चे, जैसे ये ऐसे स्पीसीज होते हैं, ऐसे स्पीसीज होते हैं, ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं बच्चे, हमारी बॉडी के लिए भी होते हैं, प्लांट के लिए भी होते हैं। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ भी जुड़ के उसको नष्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में, तो इनसे बचाने का काम भी कैरोटिनॉइड करते हैं। तीसरा बच्चे फिर एक्साइट एक्साइटन कंसेप्ट, मतलब
एक इसको मैं आपको समझाने के लिए अगर बात बोलूँ ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक होता है, बच्चे ये लिखा भी हुआ है, एक्साइटन माइग्रेशन। ये क्या होता है? एक्साइटन माइग्रेशन का मतलब होता है कि भाई जो एनर्जी के पैकेट्स हैं ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अगर है, तो इसके अंदर कई पिगमेंट हैं और एनर्जी के पैकेट एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट पे आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। उनको एक्साइट करते हैं तो एनर्जी का कन्वर्जन भी होता है। मतलब एनर्जी के पैकेट्स को एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट में भेजने के लिए एक्साइटेशन की आवश्यकता होती है। एक्साइट करने के लिए हमें बाहर से लाइट एनर्जी की आवश्यकता होती है। लाइट एनर्जी कौन लेकर के आता है? वो बच्चे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लेके आता है। तो कुछ विशेषताएं हैं एक्स्ट्रा में, बस मैंने आपको बता दिया है ये। ठीक है, कुछ विशेषताएं थी जो मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया। एफिशिएंसी बढ़ाता है, प्रोटेक्शन करता है और बच्चे फिर आपके जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक पिगमेंट से दूसरे पे, तो उसको एक्साइट भी करता है और इस प्रोसेस को एक्साइटन माइग्रेशन भी कहा जाता है। ये फ़ायदे होते हैं मेरे भाई इस चीज़ के, जो आपको मैं बताई जा रही मेरे द्वारा। ओके सर। अब आएँगे बच्चे थोड़ा-सा, जो आप पूछ रहे थे सर ये फ़ोटो सिस्टम, शायद गुड़िया ने कहा था सर मैं तो ये P680 पूछ रही हूँ। अभी इस पे आएँगे। ये P680 पूरा मतलब PS1, PS2 और 680, 700 क्या चीज़ है, ये सारा का सारा यहाँ पे है बच्चे। ये पूरा हम समझेंगे बच्चे। ठीक है? फ़ोटो सिस्टम। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बच्चे। चीज़ों को यहीं तक रखते हैं आज के सेशन में, आज की कक्षा के अंदर। तो करिए बच्चे, यहाँ तक नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, इसको आगे बढ़ाएँगे और चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। मिलते हैं बच्चे, जय हिंद भाई।